नमस्कार। आज का टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उग्रवाद के कारणों की विवेचना कीजिए या महात्मा गांधी के राजनीतिक में प्रवेश से पूर्व इंडियन नेशनल कांग्रेस के विकास का विवरण या 1906 ईस्वी से 1919 ईस्वी तक राष्ट्रीय आंदोलन के विकास या उग्रवाद के उत्पन्न होने के कारण। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। उग्रवाद के उदय के अनेक कारण थे जिन्हें हम निम्न बिंदुओं से समझ सकते हैं। पहला, नरम दल की असफलता। 1905 ईस्वी तक नरम दल के लोग अपने पास प्रस्तावों और उद्देश्यों को अंग्रेजों के सामने रखते रहे। वे धारा सभाओं का विस्तार, न्यायपालिका तथा कार्यकारिणी को अलग करना, बड़े पदों पर भारतीयों को नियुक्त करना तथा सेना के खर्च को घटाना आदि की मांग करते रहे, परंतु सरकार ने इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। इसके विपरीत ब्रिटिश सरकार की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने, भारत में अंग्रेजी शासन को स्थायी बनाने के लिए तीव्र प्रयास हो रहे थे। अनेक भारतीय नवयुवक अंग्रेजों को सहन नहीं कर सके और प्रस्तावों को भीख मांगना कहकर उन्होंने इस मार्ग को त्याग दिया। अंत में उन्होंने अंग्रेजों का विरोध करने का निश्चय लिया। दूसरा पॉइंट में हम देखेंगे लॉर्ड कर्जन की नीति। लॉर्ड कर्जन की नीतियों ने नवयुवकों के विचारों को और उग्र बनाने में आग में घी का काम किया। कर्जन एक प्रतिक्रियावादी और साम्राज्यवादी व्यक्ति था। उसे भारतीयों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं थी। उसके निरंकुशतापूर्ण कार्यों ने संघर्ष का मार्ग साफ कर दिया और भारतीयों के असंतोष में वृद्धि की। वो भारतीयों को उच्च पदों के योग्य नहीं समझता था। वह कहता था अंग्रेज ही जन्म और प्रशिक्षण के कारण भारत पर शासन करने योग्य है, भारतीय नहीं। कर्जन ने भारत में अनेक ऐसे कार्य किए जिनसे वह अप्रिय हो गया। उसने 1889 ईस्वी में कलकत्ता निगम अधिनियम द्वारा इस निगम में यूरोपियन की संख्या को बढ़ाया। दूसरा, उसने 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम स्वीकार कर विश्वविद्यालयों की स्वतंत्रता पर प्रहार किया। उसने चीन, तिब्बत और फारस की खाड़ी में सैनिक अभियान चलाए जिसका आर्थिक दबाव भारत पर पड़ा। लॉर्ड कर्जन के इन कार्यों से भारतीयों में अंग्रेजों के प्रति रोष, घृणा, असंतोष और अविश्वास उत्पन्न हो गया, जिसके कारण जुझारू राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला। तीसरा, आर्थिक दुर्दशा। ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियों से भी जनता में आक्रोश की भावना उत्पन्न हुई। अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य अंग्रेज व्यापारियों तथा उद्योगपतियों की सहायता करना था। भारत का कच्चा माल इंग्लैंड ले जाना और वहां की बनी हुई वस्तुओं को भारत में बेचकर धन कमाना उनका मुख्य उद्देश्य था। सरकार की इस आर्थिक नीति के विरुद्ध भारतीयों में घोर असंतोष फैल गया। वे सरकारी नीतियों का विरोध करने लगे और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने लगे। अकाल और प्लेग। 19वीं शताब्दी के अंत में भारत के अनेक स्थानों पर अकाल और प्लेग फैल गया। 1896 से 97 ईस्वी में बम्बई में सबसे भयंकर अकाल पड़ा। लोगों को भूख से मर गए, लेकिन सरकार ने इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। इसके कारण भारतीयों में चेतना आ गई और उनसे यह विचार उत्पन्न होने लगा कि विपत्ति काल में भी विदेशी सरकार सहायता न कर सकी, अतः वे ब्रिटिश सरकार के समाप्त करने के लिए कटिबद्ध हो गए। अभी अकाल के कष्ट का घाव भरा ही नहीं था कि बम्बई में 1897 से 98 ईस्वी में प्लेग का प्रकोप हो गया। इसमें भी हजारों लोगों की मृत्यु हो गई। अंग्रेज अधिकारी लोगों को उनके घरों से भगाने लगे। इससे लोग भड़क गए और उन्होंने विरोध का रास्ता अपना लिया। पांचवा, रैंड की हत्या। रैंड पूना का कमिश्नर था। लोकमान्य तिलक ने अपने केसरी नामक पत्र में रैंड की कटु आलोचना की। रैंड के प्रति लोगों में रोष एवं तनाव बढ़ता जा रहा था। एक युवक ने कमिश्नर रैंड तथा लेफ्टिनेंट एम हस्टन की हत्या कर दी। फलस्वरूप महाराष्ट्र सरकार का दमन शुरू हो गया। हत्या के लिए भड़काने के आरोप में सरकार ने लोकमान्य तिलक को बंदी बना लिया और उन्हें 18 माह की सजा दी। देश के नवयुवकों में इसकी तीव्र प्रतिक्रिया हुई। छठा है बंग भंग। भारतीयों को भड़काने वाला अंग्रेजों का एक और कार्य बंगाल का विभाजन था। उन्होंने फूट डालो शासन करो की नीति के अंतर्गत बंगाल को 2 भागों में विभाजन कर दिया। विभाजन का झूठा कारण बताया गया। वस्तुतः बंगाल में बिहार और मुसलमान दोनों रहते थे। लॉर्ड कर्जन ने मुसलमानों को यह आश्वासन दिया कि अलग होने पर उन्हें विशेष सुविधाएं दी जाएगी। वास्तव में अंग्रेजों ने यह बताया कि बंगाल एक प्रांत है और इसका विभाजन करके वहां सुव्यवस्थित शासन स्थापित किया जा सकता है। इस षड्यंत्र से जनता भड़क उठी और उसने अंग्रेज सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया। अनेक स्थान पर विशेष सभाएं आयोजित की गई, परंतु कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। बंगाल विभाजन की योजना ने गरम दल को शक्ति प्रदान की और अंग्रेजों के विरुद्ध राष्ट्रीय भावनाओं का विकास होने लगा।
7 है अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं। निराश एवं उदासीन भारतीयों पर विदेशों में घटित कुछ घटनाओं का विशेष प्रभाव पड़ा। इसमें कुछ घटनाओं में राष्ट्रीय शक्तियों ने विदेशी सत्ता व साम्राज्यवादियों पर विजय प्राप्त की। सर हेनरी कॉटन ने लिखा था, भारतीयों को आयरलैंड की समस्या के क्रमिक निराकरण में आशा की किरणें दिखाई दी। इनमें सबसे अच्छा उदाहरण जापान था, जिनकी जनता के चरित्र ने उनको बहुत अधिक प्रेरणा दी और इस बात का आदर्श प्रस्तुत किया कि किसी देश की जनता की देशभक्तिपूर्ण भावना क्या कर सकती है। 19वीं सदी से पूर्व यह अवधारणा मान्य थी कि पूर्व पश्चिम से जीत नहीं सकती, परंतु 1896 ईस्वी में अफ्रीका के एक छोटे से देश अबिसिनिया के हाथों यूरोप के विशाल देश इटली के स्वतंत्रता संग्राम व इटली के एकीकरण ने पूर्वी देशों विशेषकर भारतीयों को उत्साहित किया तथा यह विचार उत्पन्न किया कि ब्रिटेन के विरुद्ध स्वाधीनता के संघर्ष में सफलता प्राप्त की जा सकती है। 8वां पॉइंट है 1892 ईस्वी के अधिनियम की कमियां। 1892 ईस्वी के अधिनियम की कमियों ने भी भारतीयों को असंतुष्ट कर दिया। इस अधिनियम के द्वारा उत्तरदायी सरकार तो एक और रही, उन्हें परिषद के सदस्य चुनने का भी अधिकार नहीं दिया गया। उदारवादी भी इस अधिनियम से प्रसन्न नहीं हुए। कांग्रेस के युवा नेताओं को बहुत क्रोध आया और उन्होंने उग्रवादी दृष्टिकोण अपना लिया। वे इस निर्णय पर पहुंचे कि स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है, मांगी नहीं जाती। उदारवादियों का विचार था कि ये अधिकार प्रेरणा से प्राप्त किए जा सकते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में उनकी विचारधारा में भी तेजी से परिवर्तन होने लगा। 9 पॉइंट है अंग्रेजों का अहंकार। अंग्रेज अपने को भारतीयों की अपेक्षा श्रेष्ठ समझते थे और भारतीयों के साथ अपमानजनक व्यवहार करते थे। कई स्थानों पर ब्रिटिश सैनिकों और अन्य अंग्रेज नागरिकों की हत्याएं की गई। ब्रिटिश सरकार ने ऐसा करने वालों को दंड देकर अंग्रेजों के प्रति घृणा को और अधिक बढ़ावा दिया। समाचार पत्रों द्वारा भारतीयों को बदनाम करने का प्रयास किया गया। सिविल एंड मिलिट्री गजट में भारतीयों को खूब गालियां दी गई। पाश्चात्य विचारों का प्रभाव। इस समय भारत में पश्चिमी शिक्षा का प्रसार जोरों पर था। भारतीयों को मेजिनी और अमेरिका की क्रांति और आयरलैंड के संघर्ष की पर्याप्त जानकारी हो गई थी। इन विचारों के फलस्वरूप भारतीयों में स्वतंत्रता का रक्त प्रवाहित हो गया। प्रवासी भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार। भारत के अलावा ब्रिटिश उपनिवेशों में भी भारतीयों के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जा सकता था। उन्हें किसी प्रकार के राजनीतिक और सामाजिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। उन्हें घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। अंग्रेजों के इस व्यवहार से भारतीय दुखी हो गए और उन्हें अंग्रेजों का विरोध करने का निश्चय किया। लाल बाल पाल का उदय में भारत में 3 महान नेताओं लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल का उदय हुआ। वे महान देशभक्त और अंग्रेजों के कट्टर विरोधी थे। उसका नारा था, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। भीख मांगने से हमें इस अधिकारों की प्राप्ति नहीं हो सकती। इन विचारों से भारतीय भड़क गए और उग्रवादी विचारों का सर्वत्र प्रचार हो गया। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।